What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसको फूलों की माला पहनाई जाती है, सब अप्रिशिएट करते हैं। पर लेकिन वो फूलों की माला आप लोगों को बाद में मिलती है, पहले आप लोगों को वो हार जो पहनाया जाता है अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको फूलों की तरीके से आप लोगों को बनाना होता है। यानी कि अपने एक एक सब्जेक्ट को आप लोग एक फूल की तरीके समझिए, जो सारे सब्जेक्ट इकट्ठे आप लोग ढंग से कवर कर लेते हैं तो आप लोग तब जाकर एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो वो सब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से जो एक एक फूल है वो आप लोगों के लिए माला बनाने का काम करते हैं, जिसको जीत का हार आप लोग बोलते हैं। तो आप में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा ये कमेंट किया गया था वीडियो के नीचे, तो काफी प्यारा लगा मुझे। तो ये बेसिकली रियलिटी है, ये जब आप लोग अपने जो सब्जेक्ट है उनको इस तरीके से आप लोग कवर कर लेंगे तो शानदार तरीके से आप लोग लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो तभी जाकर सिलेक्शन होगा और तभी जाकर आप लोगों के गले में ये जीत का हार होगा। तो किस किस को जीत का हार पहनना है? अगर हाँ यस या फिर ना जो चल रहा है बस चलते रहना है। मुझे लगता है कि कोई सिंगल ही ऐसा इंसान होगा जो ना बोलेगा, तो बिल्कुल बोलिए कि हाँ पहनना है और अब की बार पहनकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना जज्बा होना चाहिए। तो डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है एसएलवी परिवार की, एक नैनो मैगजीन आप लोगों को 4am और दूसरी द हिंदू न्यूज़पेपर रहती है। एक इंपॉर्टेंट और वीडियो आप लोगों की आती है संडे में, जो कि पूरे मंथ का आप लोगों का रिवीजन कराती है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। वो पूरे मंथ का एक कंप्लीट आप लोगों का बेसिकली करंट अफेयर होगा जो कि आप लोगों को रिवीजन कराएगा शानदार तरीके से, ताबड़तोड़। तो उसको जरूर एंजॉय करते रहिए ताकि एग्जाम में बैठकर आप लोगों को कंफर्टेबल लगे और उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकें। ठीक है, आइए अब बिल्कुल टकटकी लगाकर आज की न्यूज देखते हैं बिल्कुल ऐसे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और इसके बाद में वीडियो के अंदर फिर हम लोग चलेंगे। बात की जा रही है एक पोर्टल के बारे में। पोर्टल जो है बेसिकली एक कंज्यूमर ग्रीवेंस और रिड्रेसल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशनल है 15 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा डेवलप किया गया, ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। तो इस पोर्टल का जो नाम है वो आप लोगों को बताना है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो जो कंज्यूमर है, जैसे आप लोग कुछ भी खरीद कर लेकर आते हैं तो आप लोग भी कंज्यूमर हो गए, तो एक तरीके से अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो तब आप लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कि हाँ क्या होना चाहिए यार, ये प्रोडक्ट कैसा आ गया, ये क्या हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो कंज्यूमर शब्द है उसको आप लोगों को एक तरीके से कंफ्यूजन में नहीं डालना है। अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट आप लोग खरीद कर लेकर आए, जैसे कि आप लोगों ने फोन खरीद लिया, ठीक है, तो एक फोन खरीदा और आप लोग उसको यूज करें तो आप लोग कस्टमर हैं। पर लेकिन आप लोगों ने कई सारे ऑनलाइन फोन खरीद लिए और फिर खरीदकर आप लोग आकर उनको अपनी दुकान पर रखकर बेच रहे हैं कि कोई दुकान आप लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अब यहां पर एक कस्टमर नहीं बने। ठीक है, तो आप लोग यहां पर अब कस्टमर की कैटेगरी से बाहर निकल गए, क्योंकि कस्टमर के लिए है बेसिकली। ठीक है, अब तो आप बेसिकली बेचने वाले हो गए ना। ठीक है, तो यहां पर कस्टमर ना आप लोग नहीं रहे, तो यहां पर कंज्यूमर अब आप लोग नहीं रहे, उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डेफिनेशन भी जब बताई गई थी, बेसिकली जब ये एक्ट लाया गया था तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा नजर डालें। एनजीटी के द्वारा डायरेक्ट किया गया यहां पर, ये किसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। ठीक है, तो इसके द्वारा बोला गया है कि आज की डेट में जो गंगा है, खासकर गंगा रिवर हो गई और भी कई सारी नदियां अगर बात करें हम लोग नेशनल लेवल पर, जो पोल्यूशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसको सही करने की बात कीजिए अक्रॉस द कंट्री। तो यहां पर जो क्वेश्चन आप लोग को एनजीटी की तो फुल फॉर्म आप लोग को बताइए, इसके साथ साथ ये बताना कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो एनजीटी को स्टैब्लिश करने का काम किया, तो ये रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट, और इसी के साथ में यहां पर ये पोल्यूशन फ्री वाटर के बारे में बात करते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। देखिए राइट टू लाइफ तब होगी ना जब एक तरीके से आप लोग बात करें कि एक तरीके से राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, तो राइट टू लाइफ वाला आर्टिकल बेसिकली आप लोगों को बताना है, या फिर बोले राइट टू लाइफ ना बोलकर आप लोगों को बोले कि फंडामेंटल राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट कौन सा है, तो ये एक ही आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल का नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है एक आर्टिकल के बारे में, इसमें बोला गया है कि एज ए फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन की कि प्रोटेक्ट करना है अपना जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल हो गए, लेक झील हो गई, रिवर नदियां हो गई, या वाइल्ड लाइफ हो गया जो आप लोगों का, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो कौन सा आर्टिकल है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, जो भी हमारे आसपास में देखने को मिलती हैं। तो अभी एक लेक है और एक नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा के अंदर है। यहां पर नॉर्मली जिस टाइम पर ये आती थी फिर यहां पर काफी लंबे समय तक रुकती थी, पर लेकिन अब की बार इनके द्वारा फरवरी के महीने में यहां से छोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फरवरी का महीना काफी गर्म रहा, तो इसके चलते यहां से निकलना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ये कौन से बेसिकली लेक के बारे में बात की जा रही है, उड़ीसा के और नेशनल पार्क है जहां काफी माइग्रेटरी बर्ड यानी किसी और कंट्री से किसी और एरिया से यहां पर जो बर्ड्स आती थी उनके बारे में बात की जा रही है।
एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, इससे रिलेटेड जो इनके राइट के बारे में बात की जाती है। कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट का जब इनके हक के बारे में बात निकल कर आई, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। तो बड़े ही प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से क्वेश्चन है, जिनका आंसर जो है आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को बने रहना है, तो एंड तक आप लोग इतना कुछ नया सीख जाएंगे कि आप लोगों को वास्तव में ही कॉन्फिडेंस फील होगा। पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को टकटकी लगाकर चीजों को सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 3 मार्च जो सेलिब्रेशन का यहां पर ये टाइम पीरियड यहां पर रखा गया, तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सेलिब्रेट क्या करता है यहां पर, बेसिकली अवेयरनेस फैलाता है। किसके बारे में, 2 शब्द याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है। तो यहां पर जो फ्यूना है यहां पर ये, और जो फ्लोरा है, इनमें डिफरेंस कैसे रखना है, तो आप लोग याद रख लेगा। जैसे जो अगर किसी फॉरेस्ट में अंदर आप लोग जाएंगे तो वहां पर पेड़ पौधे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और वहां पर जीव जंतु भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो फूल पत्ती, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पेड़ पौधे फूल पत्ती, तो फ्लोरा, ठीक है। तो यहां पर फ्लोरा हो गई, तो फूल से निकल के आ गया फ्लोरा। पर लेकिन फ्यूना जो हो गया, अब सोच लीजिए कि यहां पर ये तो हो गए बेसिकली पेड़ पौधे फूल पत्ती ये सारी चीजें, और फ्यूना क्या हो गया, फ्यूना आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये हो गए जीव जंतु। तो फ्लोरा और फ्यूना दोनों के बारे में बात की जाती है। तो इसके चलते यहां पर ये रोल क्या रहता है, CITES, ठीक है, कि इंश्योर करना एक तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जो थ्रेटन्ड और जो इस तरीके की जो स्पीसीज है उनमें कोई व्यापार ना करें। तो इसके चलते CITES, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। एक बार कमेंट करके लिख कर देखिए कि क्या इसके बारे में आप लोगों को बताएं, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली फंडा क्या है, बेसिकली यहां पर ये जो ट्रीटी है जिसको CITES बोला जाता है, ये एक ऐसी ट्रीटी है जो यहां पर ये बात करती है कि जो भी इंडेंजर्ड या फिर कोई भी थ्रेटन्ड कैटेगरी में कोई अगर जीव जंतु है तो उनको गलत तरीके से उनका ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल जो ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। तो यहां पर इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो कन्वेंशन है इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, और 1973 से रिलेटेड है यहां पर ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। साइन किया गया था 1973 में और इंप्लीमेंट किया गया था इसको 1975 में। ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से बन जाएंगे क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारे जंगलों में आग लगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्राजील के अंदर, तो वहां पर कई सारी ऐसी चीजें न्यूज में थी, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। जो थीम रखी गई है, बोला जा रहा है फॉरेस्ट एंड जो लाइवलीहुड्स है, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। देखिए यहां पर लोग भी रहते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, तो यहां पर तब सस्टेन करेगा जब हम लोग ढंग से चीजों को यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। वैसे फुल फॉर्म मैंने नीचे ही दे रखी थी यहां पर। तो यहां पर बात की जा रही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है। तो फ्यूना और फ्लोरा, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिकली 1973 में साइन किया गया और इसी के साथ में 1975 में इंप्लीमेंट किया गया। आज की डेट में टोटल मिलाकर जो पार्टी है इसके अंदर वो है 183, यानी कि 183 के करीब आप लोगों को इसके अंदर पार्टी देखने को मिलेगी, ओके। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। तो एक पूरा टॉपिक सा कवर हो गया आप लोग यहां पर, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बने। तो आइए अब नेक्स्ट जो डे देखते हैं। ये बात की जा रही है वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में, जो सुनना होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ये भी 3 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये अवेयरनेस फैलाता है ताकि जिन लोगों को सुनता नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उनकी केयर के बारे में हम लोग बात कर सकें। कई सारे लोग होते हैं जिनको कम सुनता है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाना है, इसका मतलब ये कि हम लोगों को सपोर्ट करना है ताकि सबको साथ में लेकर चला जा सके। देखिए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए किसी को दिखता नहीं है, तो ये इसकी मान लीजिए इंसान को दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई और पावर उसके अंदर ऐसी होगी जो आप लोगों के अंदर नहीं है। अगर किसी इंसान को दिख नहीं रहा है तो वो इंसान बिना देखे भी सेंस कर लेता है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जाकर सारे काम कर लेता है। ये चीजें आप लोग नहीं कर पाएंगे जिनको दिखता है। आप लोग का वो सेंस करने वाला जो ऑर्गन है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है जितना इनका डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से किसी को भी आप लोग को बेचारे वाली नजर से नहीं देखना है, बल्कि आप लोगों को तो मोटिवेशन लेना है उनसे कि हमारे पास में अगर आंखें हैं और एक तरीके से अगर हमारी आंखें चली जाएं तो देखिए किस तरीके से हम लोग क्या जिंदगी जी पाएंगे। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए 1 घंटा किसी दिन ट्राई करना अपनी आंखों पर पट्टी बांध के, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके की जिंदगी जीते हैं लोग। तो मोटिवेशन निकल कर आएगा कि रियलिटी में सैल्यूट करने का मन करेगा आप लोगों को।
थीम क्या है यहां पर? थीम बात की जा रही है हियरिंग केयर फॉर ऑल, यानी कि जो हियरिंग केयर फॉर ऑल, ये बेसिकली बात की जा रही है यहां पर स्क्रीन, रिहेबिलिट और कम्युनिकेट। तो ये सारी चीजें जो बेसिकली घुमा फिराकर बातें कर रही हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इस तरीके के जो लोग हैं सोसाइटी में उनको केयर करना है, रिहेबिलिट करना है अगर कोई प्रॉब्लम है, और इसी के साथ में कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो वर्ल्ड हियरिंग जो डे है यहां पर ये मार्क करता है फर्स्ट एवर जो वर्ल्ड रिपोर्ट थी ऑन हियरिंग के ऊपर, तो उसके चलते यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे है, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वन लाइनर न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा सी देर में इनको देखते हैं, फिर डिटेल में अपनी न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है ई दाखिल पोर्टल के बारे में। ई दाखिल, दाखिल का मतलब होता है कि आप लोगों ने बोला कि हाँ कि ये एक तरीके से ये दाखिल कर देना कोई पर्टिकुलर जो चीज होती है, यानी कि ये काम कंप्लीट कर देना, इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, ये जो चिट्ठी दी है इसको जाकर दाखिल कर देना, डालाना। ठीक है, तो ई दाखिल पोर्टल यानी कि आप लोगों की जो ग्रीवेंस है, जो आप लोग के डाउट है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम है, वो ऑनलाइन आप लोग दाखिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली जिसमें द इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का ये इनिशिएटिव है जिसके चलते यहां पर जो भी दिक्कत है आप लोगों को, उसमें आप लोग यहां पर बात की जा रही है ई दाखिल .in पर जाकर आप लोग अपनी ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। तो आज की डेट में यहां पर ये 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये आज की डेट में स्टार्ट हो चुके हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में यहां पर ये बेसिकली आता है। पहली तो बात ये याद रखिएगा। दूसरे डेवलप किसके द्वारा किया गया? ये डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का बेसिक पर्पज ये था कि देखिए मेरा लेक्चर आज के डेट में ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन है तो आप लोग इसको सब देख पाते हैं कहीं पर भी। अगर मैं जहां पर रहता हूं उसी एरिया में कहीं एक छोटा सा कमरा लेकर अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो सब तक ये लेक्चर नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑनलाइन मीडियम का ये फायदा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो ग्रीवेंस है वो यहां पर फाइल कर पाएंगे। तो नेशनल जो इंफॉर्मेटिक सेंटर है हमारी कंट्री में, ये एक अटैच ऑफिस है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में यहां पर आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। ये बेसिकली जो ऑफिस है ये कई सारी ऐसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे चीजें बनाती हुई आप लोगों को मिलेगी, जिसके तहत जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में गवर्नमेंट की जो भी चीजें होती है उनको ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद साहब जो है, जो आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्ट्री है इनके पास में इस पर्टिकुलर मंत्रालय, जिसको मैंने बोला अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। ये बात की जा रही है रेलवे मिनिस्टर। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है आज के डेट में? पीयूष गोयल साहब हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा अभी यहां पर बेसिकली जिनका नाम है टनकपुर, उत्तराखंड के अंदर में, और दिल्ली जंक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन यहां पर चलाई गई है। देखिए कई सारे एरिया ऐसे हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में कि जहां पर रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर वे में नहीं है। तो अगर आप लोगों के एरिया में है तो आप लोग खुश किस्मत आप लोग अपने आप को बोल सकते हैं, पर लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे जहां पर वो चीजें अवेलेबल नहीं रहती है। इसलिए बोलते हैं जो भी चीजें आप लोगों के पास में है ना, तो आप लोगों को अपने आप को इस तरीके से बोलना चाहिए कि हमको इसके ऊपर गर्व फील करना चाहिए। तो यहां पर अभी ये बेसिकली बात की जा रही है टनकपुर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली जंक्शन स्पेशल ट्रेन कनेक्ट की जा रही है। तो टनकपुर जो है बेसिकली यहां पर कैपिटल के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर किसी एरिया में अगर रेलवे का डेवलपमेंट होता है तो उस एरिया में लोग जो है जाना स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ अगर अच्छी चीजें होगी वहां जाकर देखना स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ में यहां पर यह है पुराणगिरी जो टेंपल है उस तक भी यहां पर बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, यानी कि एक तरीके से पिलग्रिमेज जो साइट है वो यहां पर बढ़ती नजर आएगी। तो कहने का मतलब यह कि अगर कहीं पर आप लोग जैसे कि आज के दिन में दरगाह पर जाते हैं, किसी टेंपल के अंदर जाते हैं, किसी और चीजों को देखने जाते हैं रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर जाकर आप लोग कहीं प्रसाद खरीदेंगे, कहीं कोई और दूसरा सामान खरीदेंगे, आप लोग जाकर वहां रहेंगे भी, कुछ खाए पिएंगे भी। तो उस एरिया के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। अगर बात करें यहां पर अन्नपूर्णा जो रेंज है यहां पर, उसमें टेंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा श्री पूर्णागिरी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है यहां पर जो पूर्णागिरी मेला है, ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है नवरात्रि, जो यहां पर नवरात्रि के टाइम पर ये इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसी के साथ में रिवर आप लोगों से पूछा जा सकता है, 20 किलोमीटर है यहां पर ये जो टनकपुर वाला एरिया है, और इसी के साथ में जो रिवर काली है वो उसके साथ में कनेक्ट है। ठीक है, तो रिवर काली का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया आप लोगों के सामने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लूंगा मैं। बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के द्वारा अभी बोला कि कावेरी रिवर के अंदर जो सरप्लस वाटर आता है उसको वो यूटिलाइज करेंगे, किसी दूसरे एरिया में जो तमिलनाडु के अंदर ही होगा वहां पर उसको यूज किया जाएगा। तो इसको चलते कर्नाटक को मिर्ची लग गई और कर्नाटक कोर्ट में पहुंच गया। आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु का एरिया है, तमिलनाडु की रिवर है, कर्नाटक को मिर्ची लग रही है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर आना पड़ेगा इस स्लाइड के ऊपर।
देखिए पहले अगर बात करें कावेरी रिवर के बारे में, तो कावेरी रिवर का जो पानी है वो कई सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को फायदा पहुंचाता है, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इनके बीच में पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा जो पानी मिलता है वो तमिलनाडु को मिलता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक को, तीसरे नंबर पर केरला को और चौथे नंबर पर पुडुचेरी को। तो ये 4 एरिया में पानी डिवाइड होता है। तो यहां पर 2007 का जो डिसीजन था ट्रिब्यूनल का, उसके द्वारा बोला गया ऐसे पानी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पर लेकिन 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसने बोला कि कुछ पानी यहां पर तमिलनाडु से निकालकर आप लोग कर्नाटक को दे दीजिए। तो पहले कर्नाटक को 270 के करीब मिलता था, अब यहां पर 284 मिलता है। तो कितना यहां पर तमिलनाडु से कम किया गया, वो कर्नाटक को बढ़ा दिया गया। बाकी केरला और जो यहां पर पुडुचेरी है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। पर लेकिन अभी जब भी यहां पर बारिश कम होती है, फिर कोई और रीजन रहता है तो पानी कम रहता है, तो कर्नाटक को पानी कम दिया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, जबकि दूसरे एरिया में उस पानी को यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते कर्नाटक जो है बार बार ये बोलते हैं कि यहां पर मुझे पानी ढंग से नहीं दिया जा रहा है और बार बार ये हरकतें की जा रही है। इसी के ऊपर मित्तूर जो रिजर्वायर है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कृष्णा सागर जो बैरेज है ये भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, कृष्णा राजा, ठीक है, जो यहां पर जाकर कहां पर गिरती है रिवर, ये जाकर गिरती है यहां पर बे ऑफ बंगाल के अंदर में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिवर कई बार न्यूज में रहती है, तो कावेरी रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो अगर ये भी पूछ ले कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस एरिया के बीच में है यहां पर, ये तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, किस किस के बीच में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। तो जो एक्स्ट्रा पानी मिल रहा था तमिलनाडु ने क्या किया, उसका यहां पर कावेरी वेल्लुरु वैगई ये है गुंदार लिंक स्कीम यहां पर लॉन्च कर दी कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो यहां पर भेज देंगे, ठीक है। पर लेकिन कर्नाटक को समझ में नहीं आई ये चीजें और कर्नाटक बोला ये क्या चल रहा है, ठीक है, आखिर ये हो क्या रहा है हमारे एरिया में। तो उसको सही करने की बात की जा रही है कि पानी जो है जहां है वो वहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं भी आप लोग इसको लेकर चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक पर्टिकुलर स्कॉलर है जिनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है प्रोफेसर विल्लाचेरू नारायण राव, ठीक है। तो VN राव के नाम से भी आप लोग इनको याद रख सकते हैं। ये इनको अभी यहां पर ऑनर दिया गया है फेलो ऑफ साहित्य अकादमी, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर इनको इलेक्ट किया गया है। तो यहां पर जो नारायण राव है तो इनकी कुछ रचनाओं के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और किस लैंग्वेज से कनेक्टेड है। तो तेलुगु जो लिटरेचर से यहां पर ये कंट्रीब्यूशन इनका काफी अच्छा देखने को मिलता है। इनका जो पब्लिकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा, गर्ल फॉर सेल, यानी कि एक गर्ल है सेल के लिए, उसको बोला गया यहां पर, इसको बोला गया यहां पर कन्या शुल्कम, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर इनका पब्लिकेशन, इसमें कुछ चीजें समझाई गई हैं। और ये प्रे फॉर कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर पूछे कि किसके द्वारा यहां पर पब्लिश किए गए यहां पर ये, तो इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो V नारायण राव, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूज में भी है, इनको फेलो ऑफ साहित्य अकादमी ऑनर के लिए इलेक्ट किया गया है, ओके। आगे चलते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर, यह अमेजोनिया फास्ट सैटेलाइट है ब्राजील का। तो इसके बारे में हालांकि डिटेल में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी आगे आकर। तो यहां पर PSLV C51 से इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये बेसिकली जो ब्राजील के अंदर जो एरिया है, खासकर अमेजन फॉरेस्ट, उसको देखिएगा कहां पर कितना फॉरेस्ट एरिया कट रहा है, काटा जा रहा है, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये इंडिया की इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यहां पर, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर पूछे कि लाइन कौन सी है, उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है। और LAC किसके बीच में, वो है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहां पर कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी LOC और इधर आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगी LAC, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब यहां पर बात कर लेते हैं, बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है जब से साइन किया गया 2003 से लेके, तब से लेके अब तक का 5000 बार यहां पर ये इसका जो बेसिकली वॉयलेशन हो चुका है, यानी कि क्रॉस फायर किया जा चुका है पाकिस्तान के द्वारा। मैक्सिमम टाइम आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी और जो इसके चलते बहुत सारे जो लोगों की जान गई है, उसके बारे में भी अगर आप लोगों से बात की जाए तो बहुत सारे लोगों की जान भी गई है इसके चलते, ठीक है। तो यहां पर लगभग बोला जा रहा है कि रिजल्ट जो है 46 फैटल कैजुअलिटी आप लोगों को 2020 में ही देखने को मिल जाएगी। तो तब से लेके बहुत सारे लोग ही जान जा चुकी है। तो अभी हमारी कंट्री और जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है, उनका डिसीजन है कि इसको डिस्कस किया जाए और फिर से इंप्लीमेंट किया जाए। ओरिजिनल सीज फायर एग्रीमेंट जो था यहां पर नवंबर 2003 में सामने निकल कर आया और 4 ईयर जो है कारगिल वॉर के बाद में 1999 के बाद में ये यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो अच्छे से चीजें इंप्लीमेंट की गई। पर लेकिन आगे चलकर आप लोगों को पता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली बात हो जाती है कि हाँ, जब लगने लगता है कि नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली चीजें देखने को मिलती लगती है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन यहां पर देखने को मिली कि लग रहा था कि चीजें सही चल रही हैं, पर लेकिन रियलिटी में सही नहीं चल रही थी। तो LOC के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये LOC वाला एरिया आप लोग देखते हैं, ये हालांकि अपना ही एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
तो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये याद रखिएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया। थोड़ा सा एलओसी से जब आप लोग इधर को जाएंगे और इधर आ जाएंगे तो आप लोग अक्साई चीन देखने को मिलेगा, ये एलओसी होगी, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आप लोग बोलते हैं। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, जो एलओसी है यहां पर, इसके ऊपर जो सीज फायर है 2003 से लेकर 2006 तक का कोई भी एक बुलेट नहीं चलाएगी, यानी कि कोई भी जवान के द्वारा फायर नहीं की गई, ना तो इंडिया की साइड से ना ही पाकिस्तान की साइड से। पर लेकिन उसके बाद में फिर यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी और फिर इसको तरीका बना लिया गया यहां पर सीज फायर और वॉयलेशन का, बेसिकली जो इनफिल्ट्रेशन है, यानी कि एक तरह से इनफिल्ट्रेट करना मिलिटेंट को। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप लोग यहां से ऐसे समझिए, जैसे ये वाली आप लोग देखते हैं ये होगी यहां पर एलओसी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब मान लीजिए एलओसी के ऊपर यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फायरिंग चल रही है, तो ये नहीं होता है कि यहां पर आप लोग इनको फायरिंग में लगाए रखो और दूसरी साइड से कहीं से आकर पाकिस्तान की साइड से हमारी कंट्री में जो टेररिस्ट है उनको भेज दो। यानी कि एक तरीके से अगर फायरिंग की जाएगी तो सारी जो फोर्स है उनको यहां पर रखा जाएगा ताकि चीजों को निपटाया जा सके। तो एक फंडा रहता है कि आप लोग किसी की जो बेसिकली चकमा देकर निकल जाना जो बोला जाता है, तो वो काम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये 1948 में सीज फायर लाइन, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में, जिसके चलते बोलते हैं कि नेहरू जी की गलती थी कि यूएन में ये मैटर पहुंच गया। तो यहां पर कश्मीर वार के बाद में यहां पर जो कंडीशन देखने को मिली, तो यहां पर बोला गया कि इसके आप लोगों को यहां पर बेसिकली यहां पर रहना है, तो यूएन भी उसमें पार्टिसिपेशन हो गया, तो ये इशू एक इंटरनेशनल इशू बन गया। फिर आगे चलकर जो शिमला एग्रीमेंट था 1972 का, ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो उस टाइम पर फिर यहां पर इसके बारे में बात की गई कि हाँ इसको ढंग से लेकर चलते हैं। तो एलओसी जो है वो डिमार्केट की जाती है सियाचिन ग्लेशियर तक का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी काउंट किया जाता है। ये जो एलओसी है ये एक तरीके से यहां पर साइन किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके चलते दोनों कि यहां पर जो आर्मी है उनको बोला गया कि आप लोगों को एक लीगल एग्रीमेंट के तहत आना है और इसको पैटर्न को फॉलो करके चलना है। हालांकि बार बार वॉयलेशन इसका होता है, वो एक अलग बात है, पर फिर से बोला गया इसको लेकर चलना है। आखिर ये फिर से पाकिस्तान इतना सीधा कैसे हो गया? आप लोगों को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान को ये सारी चीजें नॉर्मल करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है तो बहुत सारा जो नुकसान हो रहा है उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कोई कंपनी आकर FDI लेकर नहीं आ रही है, और कोई यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान की रुकी पड़ी हैं इसकी वजह से, तो वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा बिहेव करता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। बड़ी ही प्यारी न्यूज है और कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसके चलते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। बात की जा रही है नेशनल रिवर रिजुवनेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो नेशनल रिवर, देखिए एक साइड में यहां पर साफ रिवर है, दूसरी साइड में यहां पर गंदा पानी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है कि हमारी कंट्री मैक्सिमम जो रिवर है वो पोल्यूशन हो गया उन पे काफी लार्ज स्केल पर। तो कैसे आप लोग इस पोल्यूशन को कम करेंगे, रोकेंगे? तो इसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT बोलते हैं, वो ये कहता है कि यार जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आप लोगों ने बनाई थी उसको जो काम दिया गया था तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। नेशनल रिवर रिजुवनेशन जो मैकेनिज्म आई थी उसको ढंग से ना मॉनिटर किया जा रहा है और ना ही ढंग से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फोकस देना है कि कंट्री के अंदर बहुत सारी जो रिवर है वो आज के डेट में प्रॉब्लम में नजर आती है। अकॉर्डिंग टू 2016-17 का अगर असेसमेंट किया जाए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहां पर लोकेटेड है? ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा बोला गया कंट्री के अंदर जो 351 आज के डेट में रिवर बढ़कर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है, जो पहले 302 थी, यानी कि और भी कई सारी रिवर जो है इस कैटेगरी में आ गई है, जो कि यहां पर आज के डेट में बहुत पुअर कंडीशन में पहले 34 से बढ़कर अब 45 देखने को मिल रही है। और आज के डेट में 117 ऐसी रिवर है, ये आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडस्ट्री की वजह से जो रिवर में पोल्यूशन होता है, वहां पर जो गंदा पानी, ये सारी चीजें छोड़ी जाती हैं, तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके द्वारा 1990 से यहां पर कई सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? ये बेसिकली ये बताती है कि जो पानी के अंदर किस तरीके का माहौल है, कितना जो पोल्यूटेड पानी आप लोगों का हो चुके हैं। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन बेसिकली होनी चाहिए 1 लीटर पानी के अंदर। इसको हेल्दी रिवर आप लोग बोलेंगे, पर लेकिन आज की डेट में यहां पर ये काफी ह्यूज लेवल पर आप लोगों को 10-10, 12-12 इससे ज्यादा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके चलते जो रिवर काफी लार्ज पोल्यूशन आप लोगों को उसके अंदर नजर आएगा। तो जो पोल्यूशन है यहां पर, उसमें क्या क्या बातें बताई गई है? आखिर ये पोल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण हो रहा है नदियों के अंदर, ये क्यों हो रहा है? तो कई सारी बातें बताई गई है।
एक तो सबसे पहले तो हम लोग हरकतें करते हैं, जो मन करता है वो पानी के अंदर फेंक देते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल जो सिटीज हैं वो बैंक पे कई सारी रिवर के, जैसे जो बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे कानपुर के बारे में आप लोगों से बात करें, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं। आजकल में दिल्ली के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, तो ये क्या सिटी है, ये सारी किसी न किसी रिवर के किनारे पर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इससे दिक्कत क्या आती है निकल के, इससे दिक्कत ये आती है वहां से जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो रिवर के अंदर पहुंचती हुई नजर आती है। तो उसको कैसे आप लोग को सुधारना है, तो यहां पर जो भी उसका गंदगी निकलती है वो रिवर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कई बार यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर खेत है किसी नदी के किनारे पर, उसमें पानी चलाया और पानी चलाया फिर उसमें खाद वगैरह डाला, उसमें आप लोगों ने यूरिया या फिर जो भी आप लोगों को लगे वो सारी चीज डाली, तो वो फिर निकलकर नदी के अंदर पहुंच गया। ये ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। या कहीं बाढ़ आ गई तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी गंदगी थी बहाकर ले गई, वो नदी में जाकर चला गया। तो ये सारे रीजन यहां पर बेसिकली पोल्यूशन के बोले जाते हैं। पर सबसे जो खतरनाक वाला है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन, जो बेसिकली देखने को मिल रहे हैं, और उसकी वजह से जो यहां पर गंदा पानी निकल कर आता है सिटीज से, वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड कर रहा है। इसमें कई सारे आर्टिकल यहां पर आप लोगों के सामने जो मैच करने के लिए भी आ जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे, 12 से 35 के अंदर आर्टिकल 21 देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल के अंदर राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है। राइट टू लाइफ मतलब एक इंसान का हक है जिंदा रहना, पर जिंदा कैसे रहेगा, हवा तो आप लोग इतनी पोल्यूटेड दे रहे हो कि वो एक बार उसको सूंघे तो ही इंसान आधा बीमार हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को एक क्लीन इन्वायरमेंट देना है, तो ये भी राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। पोल्यूशन फ्री वाटर देना है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं, वो भी आर्टिकल 21 में से ही निकाल कर लाया गया है। हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में, जिसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल जो 51 है, 51 का जो ए है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। हमारी कंट्री में आप लोगों से कोई पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल संविधान के अंदर थी, तो नहीं थी। तो कब डाला गया इनको 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, ये किया गया 1946 में, ठीक है, तो सॉरी 1976 में, ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। तो उसमें यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी का ऐड किया गया, क्योंकि बोला कि राइट है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए, यानी कि अधिकार है आप लोग के, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें 51A के सेक्शन जी जो है ये बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि प्रोटेक्ट करना है और आप लोग को इंप्रूव करना है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, खासकर जैसे कि नदियां होगी, लेक होगी, रिवर होगी और वाइल्ड लाइफ होगी, इनको, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी और पॉलिसी लाई गई, जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की आप लोग बोल सकते हैं, नेशनल वाटर मिशन 2010 का है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है आज के में उसको इंप्रूव करने की बात करते हैं, ताकि हम लोग अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चल सकें। पानी की अगर आज के डेट में अगर बात करें, उसके अंदर पोल्यूशन आ गया, तो जैसे कि पानी अगर बेकार हो गया, तो आज की डेट में आप लोग देखिए बहुत सारी बीमारी पानी की वजह से फैलती है। तो पानी सही साफ स्वच्छ होना चाहिए। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए नहीं है, ठीक है, एवरीवेयर इज वाटर पर नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। क्योंकि जो समुद्र के अंदर पानी है 71 से 72% जो पृथ्वी के ऊपर आप लोग देखेगा तो पानी देखने को मिलेगा, तो पर लेकिन वो ऐसा पानी है, खारा पानी है, उसमें नमकीन पानी है, आप लोग उसको नहीं पी पाएंगे। तो जो सही वाटर है वो भी हम लोग बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके चलते हम लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये कई सारी बातें आप लोगों को लिखने के लिए भी आए अगर कुछ वहां पर, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल था। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। ये आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक जिस तरीके से टेंपल होते हैं, मस्जिद होती है, गुरुद्वारा होते हैं, इसी तरीके से बुद्धिस्ट जो धर्म है उसके अंदर मोनेस्ट्री होती है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो अनर्थन की गई, यानी कि उसको यहां पर भी निकाला गया। ये 900 साल पुरानी बोला जा रहा है। तो कहां पर है यहां पर ये, तो यहां पर जुलजुल पहाड़, ये जुलजुल पहाड़ बेसिकली एक हिली एरिया है झारखंड के अंदर में, जिसको सीतागिरी हिली, जो सीतागिरी हिल्स वाला एरिया बोला जाता है। तो यहां पर इसको अनर्थन किया गया। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोगों से बात करें तो ये झारखंड के अंदर में, ठीक है, ये है यहां पर झारखंड, जो कि बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ किससे निकालकर बनाया गया था, तो ये मध्य प्रदेश से निकालकर बनाया गया था। तो झारखंड के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर एक नया ये बेसिकली मोनेस्ट्री देखने को मिली है। तो पर्टिकुलर लोकेशन याद रखिएगा। एंशिएंट बुद्धिस्ट जो श्राइन है यहां पर, ये बेसिकली इससे रिलेटेड यहां पर जो चीज देखने को मिल रही है तो इसके पास में, और यहां पर जो डायटी है ये तारा इन जो बेसिकली जो वर्ड जो मुद्रा है, जो जेस्चर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जेस्चर जो होते हैं बुद्धिज्म के आप लोगों ने कई बार सुने भी होंगे, जैसे कि यहां पर ये वाला जेस्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग जेस्चर है, कैसे कैसे पोज में बैठे हैं, तो ये जेस्चर होता है, उसको जेस्चर बोलते हैं। तो यहां पर जो जेस्चर है यहां पर ये बेसिकली ये यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिकली जो वर्ड मुद्रा है वो बोला गया है, ठीक है। तो ये नाग जो यहां पर आप लोगों ने देवनागरी स्क्रिप्ट का नाम सुना है, इसके ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं
तो वो बेसिकली यहां पर नागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। नागरी जो है वो देवनागरी से पहला वर्जन था, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जैसे कोई पर्टिकुलर वर्जन या फिर उसका नया वर्जन आ गया, तो इस तरीके से अपग्रेडेड वर्जन जो है वो देवनागरी है, पहला वर्जन जो था वो नागरी था। तो उसके चलते यहां पर जो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस एफिलिएशन यहां पर इससे देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो 6 स्टेचू है बुद्धा की, ठीक है, जिनको यहां पर भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी कि एक तरीके से जमीन को टच करने वाली जो मुद्रा है, ठीक है, तो वो आप लोग देखेंगे यहां पर इसे जमीन को टच किया जा रहा है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा से रिलेटेड भी यहां पर चीजें देखने को मिली है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। इसमें यहां पर जो जेस्चर दिखाया गया 5 फिंगर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो जेस्चर है उसमें शोइंग 5 फिंगर ऑफ द राइट हैंड टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। तो ये बुद्धा का जो इनलाइटनमेंट फेज यहां पर दिखाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि कौन सा हाथ होता है, तो राइट हैंड बेसिकली यहां पर ये 5 फिंगर जो होती है वो अर्थ की तरफ को इशारा कर रही होती है, और ये सिंबल है एक तरीके से बुद्धा के इनलाइटनमेंट का, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, ठीक है। तो इनलाइटनमेंट की प्राप्ति की गई ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो इससे रिलेटेड ये चीजें हैं, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बने, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये इन्वायरमेंट के बारे में है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जहां पर आप लोग रह रहे हैं क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें हैं, चेंज क्या हो रहा है, तो उनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो बात की जा रही है यहां पर चिल्का लेक के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि चिल्का लेक कहां पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उड़ीसा के अंदर है। अब इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। बातें क्या क्या, यहां पर एक चिल्का लेक है और दूसरा यहां पर भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये कुछ चीजें हैं न्यूज में है, तो इसे आप लोगों से ऐसे तो है नहीं कि किसी भी नेशनल पार्क को उठाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोलेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में एक आइडिया सा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर अभी इसके बारे में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो फरवरी में अभी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो बाहर से पक्षी यहां पर घूमने आया करते थे, वो पक्षी जो है फिलहाल अभी यहां पर ज्यादा टाइम रुक नहीं पाए, और अर्ली फरवरी यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग में यहां से निकलना स्टार्ट हो गए। तो ये एक तरीका एनालिसिस किया गया और पता चला कि नॉर्मली जैसे आते थे यहां पर, तो या तो वो मार्च के आधे तक रहते थे या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में यहां पर जाने स्टार्ट होते थे, वो बैक जहां से भी कहीं से आते थे। टेम्परेचर के चलते यहां पर अभी जो बढ़ रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो माइग्रेटरी जो बढ़ रही है, कहीं से जो चिड़िया या पक्षी जो यहां पर आते हैं, ये एक तरीके से वाटर बॉडी जो चिल्का लेक हो गया, तो एशिया की लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेगून इसको बोला जाता है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये लेगून क्या हो गया। अगर कोई पर्टिकुलर मेन वाटर बॉडी से कोई पर्टिकुलर वाटर बॉडी अलग हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से जैसे आप लोग यहां पर इसको देख रहे हैं, 1 सेकेंड, जैसे आप लोग इसको यहां पर देख रहे हैं, तो ये एक लेगून हो गया, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी से कटकर ये साइड में हो गया। तो इस तरीके का ये एक लेगून है यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर ये भितरकनिका, ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आप लोग को देखने को मिलेगा आफ्टर जो सुंदरवन वेस्ट बंगाल है उसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो। इसी के साथ में यहां पर जो पक्षी वगैरह आते हैं, जैसे कि साइबेरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, हिमालयन रीजन, सेंट्रल यूरोपियन रीजन, तो यहां से आते जाते रहते हैं पक्षी, जिनके बारे में भी बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो अर्ली रीजन क्या है यहां पर डिपार्चर का, यानी कि क्यों जल्दी जल्दी यहां से निकल लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये ज्यादा गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर, यानी कि फरवरी में ही 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है 2015 से लेकर 2019 के बीच में, जो कि पहले के कंपेयर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पक्षी आते हैं कहीं पर्टिकुलर एरिया में, तो टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, ठीक है, पर लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रीजन है यहां पर, ये जो वाटर बॉडीज है, पानी का लेवल अब यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन बोला गया है। चिल्का लेक मैंने भी आप लोगों को बताया, यहां पर ये एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। अगर आप लोगों से पूछे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेगून क्या है, तो ये न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जाकर देखना ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, इसको जाकर एक बार सर्च करना, ठीक है। अगर बात करूं यहां पर आगे, तो जो माइग्रेटरी बर्ड है यहां पर, ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये एक तरीके से कई तरीके की थ्रेटन्ड स्पीसीज या फिर एनिमल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 1981 में जो चिल्का लेक है वो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन के तहत इसको लाया गया। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो यहां पर देखने को मिलेगा कि काफी इंपोर्टेंट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप लोगों को नजर आएगा, जो कि काफी फेमस है। बर्ड वगैरह, टर्टल, कछुआ या फिर जो स्टूरेंट जो क्रोकोडाइल होते हैं उनसे रिलेटेड अगर बात की जाए तो भितरकनिका जो है वो लोकेटेड है यहां पर, ये ब्राह्मणी, इसी के साथ में बैथरानी, ये नेक्स्ट हो गई यहां पर धमरा, ठीक है, धामरा, ठीक है, इसी के साथ में जो महानदी होगी, तो रिवर सिस्टम इसके पास में कनेक्टेड है। ये 70% के करीब जो कंट्री की जो स्टूरियन या फिर सोल्ट जो क्रोकोडाइल है वो यहां पर पाए जाते हैं। इनको कंजर्वेशन स्टार्ट किया
किया गया था 1975 में। तो ये कुछ बेसिक बातें भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। तो सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर बता दी। और बात की जा रही है उड़ीसा की। उड़ीसा 4 राज्यों के साथ में टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। चारों के चारों राज्य के साथ में इसके बॉर्डर के डिस्प्यूट है, इनके बॉर्डर को लेकर लड़ाई है, ठीक है। और ये हो गया भुवनेश्वर, जो कि इसकी कैपिटल है, बे ऑफ बंगाल वाले साइड में। ओके, आगे बढ़ता हूं। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। अगर कहीं पर आप लोगों को डिबेट डिस्कशन भी करना है तो आप लोग वहां पर अपने पॉइंट रख सकें। तो प्यार से एक छोटा सा इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है सेम सेक्स मैरिज के बारे में, यानी कि जैसे लड़का लड़का आपस में शादी कर लें, लड़की लड़की आपस में शादी कर लें, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये बोला गया है कि सेम सेक्स जो मैरिज है, ठीक है, सही है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी के साथ में रहना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में जो सेक्शन 377 है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि लड़का और लड़की आपस के एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। पर लेकिन अगर बायोलॉजिकल अगर नेचर के बारे में आप लोग बात करें तो एक होता है मेल, यानी कि मैन जो होता है बायोलॉजिकल, और एक बायोलॉजिकल वुमेन होती है। जब वो आपस में मिलते हैं तो ही जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हमारे जैसे इंसान तभी पैदा होते हैं जब दो अपोजिट जो सेक्स के जो पर्सन आपस में मिलते हैं। पर लेकिन अगर एक लड़की लड़की और एक लड़का लड़का अगर आपस में रहते हैं तो एक नेचुरल तरीके से जो प्रोसीजर है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क है यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। तो इसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि तो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारी कंट्री में 1955 का, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, तो ये इसके अंदर अभी यहां पर कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि सेम सेक्स मैरिज नाम की कोई चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स है यहां पर वो बेसिकली किसके लिए है? सॉरी, तो ये इसके लिए कि हमारी कंट्री में जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 377 था उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कोर्ट के डिसीजन के द्वारा। तो उसके चलते कई सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि यहां पर जो भी लोग हैं अगर वो अपोजिट सेक्स के हैं, उसके सेम सेक्स के अगर आपस में मैरिज करना चाह रहे हैं तो बोला जा रहा है कि एक लेजिटिमेट स्टेट का जो इंटरेस्ट होना चाहिए तो उसके भी अपोजिट में है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको अलग तरीके से लेकर चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इससे एक सोसाइटी है जिसके अंदर रहते हैं एक लड़का एक लड़की और सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर वहां पर इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन रहेगा जो कि लड़की लड़की आपस में रह रही है, लड़के लड़की आपस में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग इंपैक्ट डालेगा सोसाइटी के ऊपर, जो कि एक नेगेटिव तरीका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोग बोलते हैं कि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के तहत आता है और वो गारंटी देता है आप लोगों को कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग सेम सेक्स की जो मैरिज है उसको आप लोग लेकर आगे चलिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को एक गलत तरीके से भी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। ये गवर्नमेंट का तर्क है। इसी के साथ में जो बोला जा रहा है अगर कोई ऐसा अगर लो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो इस सोसाइटी के अंदर काफी जो बैलेंस बना हुआ है उस बैलेंस को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये तो गवर्नमेंट का तर्क हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे जो रियलिटी में लीगल प्रोविजन क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लीगलिटी में बात करें तो राइट टू मैरिज जो है, ठीक है, ये एक तरीके से बोला गया कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज ए फंडामेंटल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप लोग किसी के साथ में शादी कर सकते हैं, आप लोग कोई रोक टोक नहीं होगी। इसी के साथ में जो मैरिज है यहां पर ये वेरियस जो स्टैट्यूटरी जो हमारी कंट्री में इनेक्टमेंट है उनके बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक फंडामेंटल राइट है जो कि एक जुडिशियल डिसीजन के थ्रू भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया। हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो इसका मतलब यह कि कंट्री में जितने भी सारे कोर्ट हैं तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। इसलिए हमारी कंट्री में अगर बात करें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो वहां तो फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से चीजों को लेकर चलिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है अलग से वहां पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। पर लेकिन जब कोर्ट के बारे में बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है ऊपर, फिर हाई कोर्ट आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट आ गए, तो यहां पर आप लोग को यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कि स्टेट जो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है सेंटर में उसके द्वारा जो बातें बोली जाएगी नीचे फॉलो की जाएगी। पर सेम पैटर्न यहां पर ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल देगी स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर तो इस तरीके से जो कोर्ट के अंदर हमारा यूनिटरी सिस्टम है, पर लेकिन अगर बात करें जो नॉर्मल गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट के अंदर आप लोगों को फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आर्टिकल 141 के तहत तो पूरी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट किया जाना है। मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट है और यहां पर हमारी कंट्री में सैफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम का केस था यहां पर 2018 का। ये इसमें ये बातें बोलेगी कि आर्टिकल 16 ये बोलता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत जो पुट्टास्वामी केस है उसमें बोल दिया राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया। तो इसके चलते चॉइस हो गई है, आप लोग अपनी खुद की चॉइस चूज कर सकते हैं किसके साथ में शादी करनी है। आर्टिकल 21 यहां पर ये बातें करते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो यहां पर बात करता है कि देयर कैन नॉट बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कि रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, डिसेंट के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन आप लोग नहीं कर सकते।
तो जिसको जिसके साथ में शादी करनी हो कर सकते हैं, आप लोग इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। राइट टू जो मैरिज है वो एक तरीका इंट्रिंसिक एक लिबर्टी है, यहां पर हर एक पर्सन वो जानता है उसको किसके साथ में रहना अच्छा है। ये एक तरीके से ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाली बात होती है, ये मूवी भी है एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, देखिएगा जाकर। तो ये जो बेसिकली चीजें हैं वो एक इंसान किसी इंसान के साथ में रह रहा है ना, तो उसकी खुशी है उसके साथ में। पता चला किसी ऐसे इंसान के साथ में रह रहे हो जिसके साथ में रहना पसंद नहीं है, तो इंसान फिर वहां पर हैप्पीनेस नहीं मिलेगी किसी को भी, ठीक है। तो हमेशा इंसान उसी इंसान के साथ में शादी करते हैं जिसके साथ में उसको रहना है, जिसके साथ में उसको जिंदगी को आगे लेकर चलना है, अपनी खुशी खुशी जिंदगी बितानी है। पर लेकिन अगर यहां पर जबरदस्ती बोलने लगे कि नहीं तुमको इसी के साथ में शादी करनी है, इसी के साथ में रहना है, तो फिर वो इंसान जो है अपनी जिंदगी को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उसको एंजॉय करना है। तो इसलिए जरूरी है कि एक खुशी रहना जरूरी है रिलेशनशिप के अंदर में, और वहां पर एक फेथ भी आप लोगों को रहना जरूरी है। एक बिलीफ और फेथ मैटर करता है, ठीक है, ये बोला गया है कि अगर आप लोग बात कीजिए आज के में, अगर किसी रिलेशनशिप में एक फेथ नहीं है, एक बिलीफ नहीं है, तो फिर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर होगी जिसके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट होगा। किसी ऐसे इंसान के साथ में जाकर कनेक्ट हो जाना जिसको जानते भी नहीं है, तो वहां पर वो चीजें स्टैब्लिश करने में हासिल नहीं कि स्टैब्लिश नहीं होती है पर टाइम लगता है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनके अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में, तो नवतेज सिंह जोहर का केस था वर्सेस अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का केस, जिसके चलते यहां पर इनके बारे में बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है यहां पर इनको जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये अपनी लिबर्टी के साथ में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है वो इनको यहां पर मिलेगा। तो अगर किसी के साथ में किसी और की शादी अगर होनी है तो उसको आप लोग ऐसे नहीं रोक सकते। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है बेसिकली उसको अपोज किया गया यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? अगर इंटरव्यू में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कि लीगल सेक्स मैरिज को इस तरीके से जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना चाहिए नहीं अलाउ करना चाहिए, तो आप लोगों की क्या राय है? तो आप लोग आंसर कैसे देंगे? तो आप लोग संवैधानिक रूप से बेसिकली अपना डिसीजन लेकर चलेगा, जो कोर्ट ने बोला है उसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है, जो हमारे फंडामेंटल राइट बोलते हैं उसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है, ठीक है, तब चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। देखिए हर एक इंसान की अपनी जिंदगी है, अगर उसको किसी लड़का को लड़के के साथ में रहना है तो उसकी पर्सनल लाइफ है। हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले उसके अंदर? लड़की को लड़की के साथ में रहना है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो पॉजिटिव चीजें उसकी जो नेगेटिव चीजें वो उसकी लाइफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये उसको खुद को ही झेलना है, उसकी खुद की लाइफ है, तो आप लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसकी प्राइवेट लाइफ हो गई है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। पर सोसाइटी में बोले कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्टिंग में चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें पास्ट में जो थी आज के डेट में नहीं है, ठीक है। सती प्रथा बोला जाता है कि सोसाइटी से कभी भी नहीं हटेगी, एक्सेप्ट कर लिया ना आज के डेट में। लिव इन रिलेशनशिप एक टाइम पे ऐसा बोलते थे कि कोई नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, आज के डेट में कर रहे हैं। जो मूवीज में आज के डेट में जो किस लेना दिखाते हैं, लिप टू लिप जो किस दिखाई जाती है, एक टाइम पर ऐसा था कि हमारी कंट्री में ऐसा लगता था, ये हॉलीवुड मूवी में चीजें देखने को मिलती थी कि हमारी कंट्री में कभी ये दिखाई जाएंगी ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेज करते थे कि ऐसा कुछ नहीं दिखाना है कि वल्गैरिटी सोसाइटी में फैलने को मिलेगी। पर आज के डेट में मैक्सिमम एक मूवी कोई ऐसी होगी जिसके अंदर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिले, तो आज के डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग जो है, आज के डेट में दूसरे रिलीजन में जाकर भी शादी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो चीजों को आराम आराम से एक्सेप्ट की जाती है तो उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल था, कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है ये सारस आजीविका मेला। तो सबसे पहले तो ये सारस आजीविका मेला जो है यहां पर ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव का जो डेवलपमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो सारस जो आजीविका मेला है ये नोएडा हाट के अंदर यहां पर इनॉग्रेट किया गया। पहली इंपॉर्टेंट तो लोकेशन भी पूछा जा सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री ये पूछा जा सकता है। तो सारस आजीविका मेला, तो याद रखना इसके बारे में। इसके चलते यहां पर 300 के करीब जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्राफ्टमैन है, ये यहां पर 27 स्टेट से जो निकल कर आ रहे हैं लोग, उनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया, ताकि जो गांव में एरिया में जो रूरल वाले एरिया में जो लोगों की लाइफ है, खासकर वुमेन की लाइफ पर्टिकुलर, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। मेले के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है कि कैसे आप लोगों को प्रोडक्ट को पैकेजिंग करनी है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में जो मीडिया पब्लिसिटी कैसे होनी चाहिए, बिजनेस को बिजनेस मार्केटिंग कैसे करनी है। मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर गांव के अंदर कोई घर है और वो क्या करते हैं, वो आंवले का अचार बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब आंवले का अचार वो जो औरत है उस घर में जो बनाती है वो इतना शानदार बनाती है, कहीं से आप लोग जाकर खा लो, उससे बढ़िया अचार कोई बना ही नहीं सकता है। तो मान लीजिए वो आंवले का अचार उसके घर में बस उसके घर वाले ही खाते हैं, पर लेकिन अगर उसको मार्केट में निकाल कर लाया जाए तो कैसा रहेगा कि उसको जिसको भी आंवले का अचार लेना है वो ले सके। तो उसके चलते आप लोगों को प्रॉपर एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, वेबसाइट, वहां पर प्रोडक्ट अपना पब्लिश करना पड़ेगा। उसके चलते पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग उसको खरीद सके, और लोगों को डिलीवरी सिस्टम अच्छा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें सिखाई जा रही है ताकि गांव वाले एरिया को भी डेवलप किया जा सके, अगर वहां से कोई प्रोडक्ट लाकर मार्केट में आप लोगों को बेचना है तो एक तरीके से ये गांव में जो रोजगार डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर मेले के थ्रू।
कुछ और प्यारी प्यारी बातें यहां पर आप लोगों के सामने आ रही हैं, और खासकर अगर कुछ लिखने के लिए आता है वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, वहां भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा। इनिशिएटिव जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसके अंदर है। यहां पर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, तो कारपेट बोला गया। तो कारपेट अगर कोई डायरेक्ट आप लोगों से पूछे कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। तो ये बेसिकली जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलाकर काम किया जा रहा है कि गांव वाले एरिया को कैसे आप लोगों को डेवलप करना है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, तो मैंने अभी आप लोगों से बताया यहां पर कि एक तरीके से जो रूरल वाला एरिया है, यानी कि जो गांव वाला एरिया है उसको आप लोगों को डेवलप करना है। तो रूरल वाले एरिया को अगर आप लोग ढंग से डेवलप कर पाएंगे तो उसको आप लोग वहां पर लोगों के लिए रोजगार डेवलप कर पाएंगे। और गांव वाले एरिया में अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है खासकर महिलाओं के ऊपर फोकस देकर चलना। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि स्किल उनके अंदर अच्छे से सामने निकाल कर लाई जा सके, प्रोडक्ट को कैसे पैकेज करना है, कैसे बेचना है और मार्केट के साथ में कैसे लिंक करना है, तो वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों से मैंने अचार का उदाहरण लिया, मान लीजिए उनका अचार जो एक बार मार्केट में आ गया और मार्केट में जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो अचार के साथ में खाना खाते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है। तो अर्बन का टेस्ट उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में लोगों को चाहिए क्या, वैसी चीजें आप लोग प्रोवाइड कराइए तो आप लोगों का काम चल पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो मार्केट में किन किन लोगों को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो गांव से वो चीजें क्या शहर में लाई जा सकती हैं, तो उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है तो वुमेन इंपावरमेंट को ले जा रहा है, और दूसरा आत्मनिर्भर भारत भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्टर कौन है आज के में इसके, तो याद रखेंगे यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है एनएसटी, वो आज के में यहां पर इसके जो मिनिस्टर है गांव वाले एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो बातें बताई, और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ता हूं। इंटरनेशनल रिलेशन है, हालांकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कई बार चीजें पूछ ली जाती है क्योंकि हमारी कंट्री से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड चीजें हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के नहीं है, ये यहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका के हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो श्रीलंका पहुंचे 2016 के बाद में पहला प्राइम मिनिस्टर पहुंचा, और कोविड-19 के बाद में पहला प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका पहुंचा। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि आखिर श्रीलंका के साथ में ऐसे क्या रिलेशन है पाकिस्तान के। तो इंडिया जो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 2005 में। श्रीलंका और पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान आफ्टर इंडिया। समझ सकते हैं आप लोग तो के रिलेशन कैसे होंगे, इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर पाकिस्तान जो है उसके द्वारा जो बेसिकली कल्चर कनेक्टिविटी श्रीलंका के साथ में बुद्धिस्ट कनेक्शन साइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका के पाकिस्तान के साथ में अच्छे बायलैटरल रिलेशन है। ड्यूरिंग 1970 वॉर के साथ टाइम पर इंडो पाकिस्तान जो वॉर थी तो श्रीलंका ने अलाउ किया था रिफ्यूल करने के लिए जो पाकिस्तान के जो जेट थे, यानी कि पाकिस्तान के जेट को अलाउ किया था हमारी कंट्री पर जो अटैक किया जा सके या फिर जो बांग्लादेश पर अटैक किया जा सके, तो उस टाइम पर। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते जो पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट चलते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चाइना में यहां पर कासघर से लेकर गवादर तक यहां पर पहुंचते हैं। तो श्रीलंका को वो चाह रहे हैं कि इसका पार्ट श्रीलंका बन जाए, यानी कि श्रीलंका को भी यहां पर इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जब एलटीटी की वॉर चल रही थी 2009 में, उस टाइम पर श्रीलंका के द्वारा काफी ज्यादा हेल्प की गई पाकिस्तान के द्वारा श्रीलंका की, जो ट्रेन करने के लिए फाइटर पायलट थे यहां पर। ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ वॉर में श्रीलंका पार्टिसिपेट करता है पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज के, जो अमन 21 अभी देखने को मिली। इसी के साथ में पाकिस्तान ने 5 जो यहां पर 50 मिलियन क्रेडिट दिया श्रीलंका की जो डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। पाकिस्तान के द्वारा सेटअप किया जा रहा है एक स्टडी ऑफ एशिया कल्चर और सिविलाइजेशन श्रीलंका के अंदर में। श्रीलंका के द्वारा अभी यहां पर इनका जो नेशनल स्पोर्ट जो इंस्टीट्यूट है कोलंबो के अंदर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम पर उसका नाम रखा गया एज ए जेस्चर। इसी के साथ में यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये यहां पर इसको इनवाइट कर ले श्रीलंका को। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका इतना फेवर क्यों कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर केस चल रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। तो वो चाह रहा है कि यहां पर जो कई सारी कंट्रीज को सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान भी एक कंट्री होगी इसको सपोर्ट करेगा। इंडिया तो सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ यहां पर हरकतें की गई इनके द्वारा। तो इसलिए काफी सारे इनके अच्छे रिलेशन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूज है, हालांकि ये फरवरी के महीने की न्यूज है पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये यहां पर बात की जा रही है मोरारजी देसाई का जो बर्थडे है वो 29 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, पर लेकिन अब की बार जो महीना था वो 28 फरवरी का था, क्योंकि लीप ईयर जो होता है, जो नॉर्मली 365 साल का जो बेसिकली 365 दिन का साल होता है और जो 366 का होता है। ठीक है, तो वहां पर लीप ईयर जो होता है बेसिकली 29 जो डे होता है फरवरी में,
अब की बार ऐसा नहीं था, पर लेकिन यहां पर सेलिब्रेट तो करना है, तो 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की, ठीक है, 29 फरवरी के तौर पर यहां पर सेलिब्रेट की गई। वरना वैसे सेलिब्रेट करेंगे तो वैसे तो 4 साल में एक बार आएगी, तो इसका मतलब यह कि 4 साल में एक बार आएगी, तो इसका मतलब है कि इंसान की एज ही नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मोरारजी देसाई साहब की आप लोग सोचते हैं 29 फरवरी के बजाय इसको 1 मार्च आप लोग लगा लीजिए अब की बार, ठीक है, ऐसा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं एक तरीके से। तो 29 फरवरी जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है यहां पर ये, तो ये पैदा हुए थे गुजरात के अंदर में, और 1918 के अंदर में जो विल्सन सिविल सर्विस जो बॉम्बे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके अंदर ये सर्व किया जाए डिप्टी कलेक्टर फॉर 12 ईयर, 12 साल के लिए डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर यहां पर ये रहे। 1930 के अंदर में सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट था महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, उसका ये पार्ट बन गए। उसी के साथ में यहां पर इनके जो बेसिकली जो ब्रिटिश के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं लूज हुआ, और एक तरीके से यहां पर इन्होंने स्ट्रगल का पार्टिसिपेट अपने को करना स्टार्ट किया। स्ट्रगल के साथ में कई बार यहां पर ये जेल में भी गए, तो जेल में जाने के बाद में और चीजें समझ में आती है। इसी के साथ में मेंबर रहे ऑल इंडिया कमेटी 1931 में, सेक्रेटरी रहे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1937 में। ये सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया उसका भी पार्ट रहे 1941 में, और 1942 में यहां पर डिटेन भी किया गया, जेल में डाला गया इनको। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर भी यहां पर ये पार्टिसिपेट किया इनके द्वारा। 1952 में चीफ मिनिस्टर बने मुंबई के जब देश आजाद हो गया। 1963 में इनके द्वारा रेजिग्नेशन कर दिया गया यूनियन कैबिनेट से कामराज प्लान के तहत। कामराज प्लान क्या था, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे अगर कोई। कामराज प्लान यह था कि कांग्रेस को यंग लीडर की जरूरत है, और बोला जाता है कि यंग लोगों को लेकर आओ, जो बूढ़े टाइप के जो लोग हो गए बुजुर्ग टाइप के उनको साइड में हटाओ, यंग माइंड है वो अच्छे से ताकत के साथ में काम करेंगे। तो ये कामराज प्लान यहां पर लाया गया। आगे चलकर जो यूनियन कैबिनेट है मिनिस्टर इनको मिला कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री 1956 के अंदर में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी फाइनेंस पोर्टफोलियो था इनके पास में 1958 में। नेक्स्ट यहां पर अरेस्ट और डिटेन किया गया 1975 में, जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नवनिर्माण आंदोलन था तो वो भी काफी अच्छे से सपोर्ट किया गया, जो यहां पर 1974 में गुजरात के अंदर में। इसी के साथ में ये जनता पार्टी के साथ में जब बात की जाती है तो हमारी कंट्री में ये बाद में चलकर जो इलेक्ट हुए जो लीडर ऑफ जनता पार्टी, और इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट मिली इनको, ये जब हमारी कंट्री में से इमरजेंसी हट गई 1971 में। तो ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बाद में बैठ ही गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मन में इच्छा हो तो पूरी जरूर होती है, अगर उसको तगड़ा तरीके से आप लोग इच्छा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। वाइल्ड लाइफ डे के बारे में जाना, डिटेल में चीजें समझी। वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी जो कि इंपॉर्टेंट थी, वन लाइनर आप लोग बोल सकते हैं। इंटरनेशनल में सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में जाना, डिटेल में चीजें समझी। नेशनल रिवर जो मिशन इसके बारे में समझा, क्या क्या चीजें कौन कौन से आर्टिकल है, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिली। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चिल्का लेक और भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी। जो यहां पर सोशल जस्टिस के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ में सरस आजीविका मेला के बारे में चीजें आप लोगों को जानने को मिली। श्रीलंका पाकिस्तान के रिलेशन जाने। पर्सन इन न्यूज में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, और बाकी अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब यहां पर क्वेश्चन के आंसर भी दे दीजिए। पोर्टल का नाम आप लोगों को यहां पर बताना है जिसमें कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म के बारे में बात की जा रही है। एनजीटी के द्वारा बोला गया जल शक्ति मिनिस्ट्री को, कितनी रिवर पोल्यूट हो रही है, कुछ तो करो, कुछ तो शर्म करो, तो उसके बारे में बात की गई। कौन सा आर्टिकल है जो क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ के बारे में। कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है सिटीजन की प्रोटेक्ट करना है, लेक वगैरह ये सारी चीजें। माइग्रेटरी बर्ड के बारे में बात की तो कौन सा लेक और कौन सा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई केस कौन सा है। दीनदयाल अंत्योदय जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो उसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने, तो बाकी ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहां पर बात की जा रही है कि सेकंड एडिशन जो है जो ग्लोबल बायो इंडिया का, इसके बारे में आप लोग को बताना है बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग बताइए कि ये किससे रिलेटेड, थीम क्या है और इसकी टैगलाइन क्या थी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया किसके द्वारा। ये हंगेरियन एग्रीकल्चरिस्ट थे जो को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। कोवैक्स की फुल फॉर्म बताइए, डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है। INCOIS किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी। बेड्स और जो फ्लोर्स होते हैं उनके नीचे की जो स्टडी करना है इसको क्या बोलते हैं। करेंसी एंड द फाइनेंस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका आप लोग स्कोर जरूर लिखा कीजिए। जो रिवीजन में आप लोग को करने के लिए देता हूं ना, इसका जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि मुझे भी आइडिया लगता रहता है कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकंड एडिशन जो ग्लोबल बायो इंडिया का देखने को मिला, तो ये आप लोगों के सामने यहां पर 1 मार्च
2021 यहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ के बारे में बात की गई और बायो साइंस से बायो इकोनॉमी की बात की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून के महीने बोला है, अब यहां पर पाकिस्तान को चेक करेंगे कि कैसा काम उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद में बात करेंगे। यहां पर बात की जा रही है यहां पर कारोली एरिक, तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये कौन थे? ये हंगेरियन एग्रीकल्चर थे जिनके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का शब्द इजाद किया 1919 में, और इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। कोवैक्स क्या है यहां पर? कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है ताकि मोस्ट वनरेबल सेक्शन को दवाइयां मिल सके। इंडियन जो नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन जो सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। कौन है मिनिस्टर बताइए? इसको बोलते हैं बैथोमेट्री, ठीक है। तो ये स्टडी करता है बेसिकली जो समुद्र, नदियां, रिवर का जो फ्लोर है, ठीक है। यहां पर करेंसी एंड द फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई थी। स्टेट इन्वायरमेंट रिपोर्ट यहां पर रिलीज की गई सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में आप लोगों को ये पसंद आता है तो इसकी पीडीएफ डाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और आप लोगों को जो पूरा जो फरवरी मंथ है उसकी जो कंबाइंड पीडीएफ है हिंदू की और नैनो की, वो दोनों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, उनको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और बाकी लेक्चर पे अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग इस फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।